यूपी विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे के बीच हुआ समाप्त। अंतिम दिन राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष का जोरदार विरोध। 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट हुआ पारित। लखनऊ में आज सीएम योगी करेंगे डीएनटी समाज के प्रतिनिधियों से संवाद। 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होगा कार्यक्रम। मंत्री असीम अरुण समेत बड़ी संख्या में समाज के प्रतिनिधि रहेंगे शामिल। झांसी में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत। बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई कार। झांसी जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था आबाद। रसुआ विधायक और बसपा के एक मात्र विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा। बारिश से ढही 100 साल पुरानी बिल्डिंग। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मृतकों में 2 मासूम भी शामिल। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वंचित समाजों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से वंचित समाजों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से पवन सिंह हमारे साथ से जुड़ गए हैं। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर घुमंतू समाज के प्रतिनिधियों से संवाद किया और योगी आदित्यनाथ ने पवन ये कहा कि उनकी सरकार ने वंचित समाजों को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सम्मान और अधिकार दिए हैं। अधिक जानकारी दीजिए पवन। बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर ये जो सम्मान आधार सभा आयोजित की गई, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में घुमंतू विकास बोर्ड के के बाद विभिन्न घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों को अब तक सूत्रें नहीं खानी पड़ेगी। इसके लिए एक व्यवस्था उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा कि इस बोर्ड से समुदाय में पहचान सुनिश्चित होगा और लोगों को अच्छा बेहतर सुविधा, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने सम्मान और अधिकार देने का काम नहीं किया था। इस समय जो सरकार मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी जातियों को बटांगिया, बुस्ता, थारू, चेरो समाज के लोगों को सम्मान देने का काम किया और उनके कार्यों का उल्लेख भी किया। वंचित वर्गों तक योजनाओं का बिल्कुल पवन, बहुत ही शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। अंतिम दिन राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया, जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस दौरान 59,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पारित किया गया, लेकिन उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। 3 दिन का यह सत्र बजट और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण चर्चा में रहा। का मानना था सदन लंबा चलेगा। जनहित के तमाम मुद्दे, जनहित की तमाम योजनाएं थी जिनको पास कराया जाता, लेकिन विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी ने पूरे सदन को जब से चल रहा चलने नहीं दिया। और मुझे लगता है जो प्रकरण यहाँ पे चल रहा है उसका कोई औचित्य नहीं यहाँ पे, और सदन में वो काम होने चाहिए जो जनहित के काम होने चाहिए। लेकिन भाजपा हमेशा उस कोशिश में थी और समाजवादी पार्टी का जनहित के किसी भी मुद्दे से कोई लेते नहीं। देखिए, चंदा चोरी के प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसी भी जांच का एक समय होता है और वो जांच इस समय एसआईटी कर ही रही थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी वो जांच चली गई। जो जांच सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है उस पर मुख्यमंत्री जी सदन में बोले हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है और समाजवादी पार्टी उसी चीज को लेकर बार बार सदन स्थगित कर रही है। तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
निंदनीय है और समाज के साथ और जनता के साथ कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी धोखा है। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और अंतिम दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित होती रही। अनुपूरक बजट पर चर्चा भी पूरी तरह नहीं हो सकी। इस हंगामे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब जनता के लिए लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने विपक्ष के इस व्यवहार को प्रदेश की जनता के हितों के साथ अन्याय बताया। इसी के साथ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। 3 दिनों तक चले मानसून सत्र का समापन सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखी नोक-झोंक और राजनीतिक बयानबाजी और हंगामे के बीच हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। विधानसभा के वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खास बातचीत में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। वहीं पीडीए के मुद्दे पर भी संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सत्र समाप्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी हैं, चूंकि इस समय सदन स्थगित हो चुका है और सदन को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के सतीश महाना ने भी बहुत सारी बातें रही और ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब चूंकि सदन स्थगित हो चुका है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इस समय सबके साथ चल रहा है, चूंकि राजनीतिक मुद्दे पूरी तरह से गूंज रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार सदन इतनी जल्दी कैसे बंद हो गया। मंत्री जी क्या कहेंगे, सदन इतनी जल्दी बंद हो गया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं सदन के बारे में जनता सब जान रही है, विपक्ष के लोग हंगामा करके ये जनता का पैसा, जनता का धन, जनता का हित नहीं चाहते हैं। हमारी सरकार चर्चा चाहती थी कि चर्चा हो तो काला पर्चा छपेगा। नहीं मंत्री जी, क्या लगता है कि जैसे उन समाजवादी पार्टी के हंगामे की वजह से चूंकि सदन कई दिन चलना था और अचानक हमें सदन में अनुपूरक बजट जनता के हित में लाना था, लाया, पास हो गया। और जनता, हम चाहते थे विपक्ष के अगर कोई चर्चा होता उस पर बजट पर तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले 2017 से क्या था, 2017 के बाद क्या, इसलिए ये छुपना चाहते हैं, चर्चा इससे भाग रहे। मंत्री जी एक सवाल है कि एक तो दान चोरी वाला मुद्दा और दूसरा बच्चों का जो आंदोलन था, उन दोनों मुद्दों के चरम पे था। चर्चा होता है, ये चर्चा नहीं चाहते हैं, हंगामा इसीलिए चाहते हैं कि काला पर्चा छपेगा। किसके समय में नकल होता था, किसके समय में शिक्षा माफिया थे, मंत्री बनते थे, कैसे होता, घर में पर्चा होता, ये सब चलता है। एक अंतिम सवाल, तो समाजवादी पार्टी हमेशा पीडीए को लेकर के चर्चा करती है, जो कि 2027 का चुनाव नजदीक है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक जान चुका है, साइकिल आती है तो 23.5% नौकरियों पर कब्जा होता है और 23.5% एससी पर होता है। अब पंडित पाप नहीं करने वाला है, क्योंकि पंडित जी लोगों के साथ रहने से ये नौकरी लूटी गई है। अब पंडित जी पॉलिटिकल है, अब ऐसा नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मंत्री जी का साफ कहना है कि पीडीए पूरी तरह से अब अलग बात कर रहा है, क्योंकि दलित और पिछड़ा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके विपक्षी दल बात करते हैं, लेकिन वो चर्चा करवाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इनको अपना अनुपूरक बजट लाना था और अनुपूरक बजट इनका पूरा हुआ, क्योंकि वो लोग अपनी विधानसभा में पूरी तरह से हंगामा करते नजर आए, जिसके लिए अब विधानसभा स्थगित कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ। वहीं रजौरा विधानसभा सीट से लगातार विधायक और विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उमाशंकर सिंह अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही समर्थकों और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर दिवंगत रसुआ विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना जताई। मायावती ने उमाशंकर सिंह के निधन को पार्टी और प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। इस दौरान बसपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाल ही में उमाशंकर सिंह का निधन हुआ था, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। वहीं झांसी में अतीक अहमद के बेटे की मौत। बता दें, छोटे बेटे आबान की गाड़ी का एक्सीडेंट। झांसी जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था, बेकाबू होकर डिवाइडर से कार टकरा गई। वहीं प्रतापगढ़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के महली गांव में भारी बारिश के बीच देर रात करीब 2 बजे जर्जर मकान ढह गया। हादसे के समय पूरा परिवार घर में सो रहा था। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य सदस्य की भी जान चली गई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और एसपी दीपक भूकर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर राहत कार्यों की जानकारी ली। पीड़ित परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया गया। मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ में आधी रात को मकान भर कर गिर गया और आपको बता दें, मकान गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रमोद श्रीवास्तव उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ सो रहे थे। उसी दौरान तेज बारिश हुई 2 बजे रात में और जो जर्जर मकान था भर कर गिर गया। उसी के नीचे मलबे में दब गए। तत्काल घटना की सूचना पाकर नगर कोतवाली की पुलिस पहुंची और पीड़ित को अस्पताल भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, प्रमोद, उनकी पत्नी और 4 बच्चों की मौत हो गई है। मलबा गिरने की वजह से 6 जिंदगी प्रतापगढ़ में चली गई है। घटना की सूचना पाकर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे एसपी दीपक भूकर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और पीड़ित मृतक के परिजनों को भरोसा जता रहे हैं कि हर संभव शासन प्रशासन मदद करेगा। आपको बता दें, भर कर मकान गिर जाने की वजह से 6 जिंदगी चली गई। प्रतापगढ़ में इस हादसे की वजह से सन्नाटा पसर गया है। कोई किसी को समझ में नहीं आया। 2 बजे रात में जब अचानक आवाज हुई और लोग जब दौड़े तो देखे मकान गिर चुका था और तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंची और इलाज के लिए प्रतापगढ़ ले गई, लेकिन बचा नहीं सकी जिंदगी। 6 जिंदगी मौत के मुंह में समा गई जर्जर मकान की वजह से। जिलाधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल करके हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। दीपेंद्र कुमार सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, प्रतापगढ़। वहीं उत्तराखंड बीजेपी का कोर ग्रुप आज दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक करेगा। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसमें संगठन के अब तक के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आने वाले कार्यक्रमों की रणनीति तय होगी। साथ ही वर्ष 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में अभी समय है, लेकिन संगठन को मजबूत करने और समय रहते तैयारी शुरू करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन को आगे की रणनीति और जरूरी दिशा निर्देश भी देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेक प्रकारों की बैठक करती है, जहां पर हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम टोली की बैठक करते हैं और समय समय पर हम अपने प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक भी करते हैं। और इस कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आज ही कोर ग्रुप की बैठक सायं 6 बजे से दिल्ली में है। इसमें हमने पिछले दिनों जो काम किए हैं और आगामी दिनों में हम क्या क्या कार्यक्रम हमारे रहने वाले हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होने वाली है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। जनसभा की व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां और भीड़ जुटाने की रणनीति पर लगातार बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह कुमाऊं की बड़ी राजनीतिक सभाओं में से एक होगी। पार्टी नेताओं के मुताबिक खड़गे अपने संबोधन में पेपर
लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर भी अपनी बात रखेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। हल्द्वानी में उनकी एक विशाल रैली है, वो रैली को संबोधित करेंगे और 8 तारीख शाम को ही वो विभिन्न हमारे नेतागणों से और पदाधिकारियों से अलग अलग और ग्रुपों में वार्ता भी करेंगे, बैठक भी करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को भी उनका यही कार्यक्रम है और उसके बाद 9 तारीख दोपहर को वापस दिल्ली जाएंगे। वहीं देहरादून में दून अस्पताल के एक चिकित्सक की ओर से अपनी सर्जरी निजी अस्पताल में कराने की चर्चा के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरते हुए कहा कि यदि सरकारी डॉक्टर ही निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकारी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, साथ ही सरकार से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपने जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बिल्कुल जो है आईसीयू में लेके आने का कार्य कर दिया है और इसका उदाहरण आपने देखा था कि 378 किलोमीटर चलकर चौकुटिया से लोग देहरादून आए थे क्योंकि उनके यहाँ उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकाल में हमें अस्पताल तो मिल गया और सुविधाएं भी मिली, लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई है वहाँ पे ना डॉक्टर है ना जो है मेडिकल स्टोर है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया है। एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित एक सरकारी आवास पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। भारी चट्टान दीवार तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। उस समय कमरे में कर्मचारी, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा मौजूद था। राहत की बात यह रही कि पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। हालांकि उनकी पत्नी को मामूली चोट आई है। घटना के बाद प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया। वहीं कर्मचारियों ने जर्जर सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और दरकी हुई पहाड़ी के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट की मांग की है ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। पौने 5 बजे करीबन एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को पौने 5 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। तेज़ बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और रात को सुबह के पौने 5 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। वहीं सहारनपुर के बिहारीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून मार्ग बंद होने से शिव भक्तों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुग्गावाला चौक पर कांवड़ियों को रोककर भगवानपुर रूट से भेजा जा रहा है। इससे खासकर डाक कांवड़ियों का तय समय बिगड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आए श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताते हुए यूपी और उत्तराखंड सरकार से देहरादून मार्ग खोलने की मांग की है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से बेहतर समन्वय और सुचारू व्यवस्था की अपील भी की है। वहीं शाहजहांपुर में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के पैतृक मकान पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुर्की और नीलामी का नोटिस चस्पा कर दिया है। मामला करीब 16 करोड़ 61 लाख रुपए के बैंक ऋण से जुड़ा हुआ है। बैंक का कहना है कि तय समय में बकाया राशि जमा नहीं होने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी। यह कार्रवाई मुंबई डीआरटी के आदेश पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले भी नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब वसूली की प्रक्रिया फिर से तेज कर दी गई है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।